हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम लेकर आ गई हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए थे और इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये मैम के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, पढ़ते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे लाइन बाय लाइन। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ कोई नई टर्म नहीं है आपके लिए। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप छोटे से बड़े हुए तो आपके मास में इंक्रीज हुआ और ये ग्रोथ इरिवर्सिबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे से बड़े हुए आपके मास में इंक्रीज हुआ तो आप फिर से छोटे हो जाएंगे जितने भी आप बड़े हुए हैं। और डेवलपमेंट वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व करता है जिसमें ग्रोथ भी आ जाती है और क्या क्या डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारी बॉडी में। जैसे सेल्स बन रहे हैं नए नए, तो डिफरेंट जो सेल्स हैं, जैसे कि प्लांट में, अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो कौन कौन से वो सेल्स हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, या ग्रोथ के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और हार्मोन्स हैं, उनका क्या इफेक्ट है प्लांट की ग्रोथ में, या जो हमारी सेनिसेंस होती है यानी कि डेप्थ में, वो सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। You have already studied the organization of flowering plants in chapter 5. Have you ever thought about where and how the structures like roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds arise, and that too in an orderly sequence? You are by now aware of terms seeds, seedlings, plantlets and mature plant. अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, उसमें आपने देखा कि फ्लावर किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स थे। तो यहाँ पे इन लाइन में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि आप चने भिगोते हैं, उसमें अंकुरित हो जाते हैं, वो सुबह आप देखते हैं, तो वही जो सीडलिंग्स निकलते हैं फिर वो प्लांट के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। राइट, You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. However, the leaves, flowers, and fruits of the same trees not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly. Why does vegetative phase precede flowering in plant? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आप देखते हैं ट्री है, उसमें वो ग्रो कर रहा होता है एक टाइम पे, बट जबकि जो फ्रूट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर, जब वो पक जाते हैं, राइट, तो फिर वो गिर जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। राइट, all plant organs are made up of variety of tissue. Is there any relationship between the structures of cell, tissue, organ, give me a minute, organ and function they perform? Of course, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे डिफरेंट सेल्स हैं। अब देखो, प्लांट में कुछ सेल जैसे डिवाइड करते हैं, उनको हम, उनमें मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे बोला जाता है, जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी है। या फिर जो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वही बोला जा रहा है कि डिफरेंट सेल्स है, जैसे कि प्लांट में भी हैं। तो क्या उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, क्या वो रिलेट करेंगे? बिल्कुल रिलेट करेंगे, वही बात यहाँ पे बताई गई है। राइट, तो चलो, कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी अल्टर्ड? अब बोल रहे हैं कि क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन भी डिफर करेगा? बिल्कुल करेगा। जो डिवाइड करेंगे सेल, उनके फंक्शन अलग होंगे, जो नहीं डिवाइड कर रहे होंगे उनके फंक्शंस अलग होंगे और स्ट्रक्चर भी अलग होगा। राइट, all cells of the plant are descendants of zygote. The question is then why and how do they have different structural and functional attribute? Development is the sum of two processes, growth एंड डिफरेंशिएशन। जो मैंने आपको बताया कि अभी तक तो ये ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे कि प्लांट में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके, उन अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन शो कर रहे हैं,
उनका क्या स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है अभी एनसीईआरटी में। अभी ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है आपका, डेवलपमेंट आपका समय किसका, ग्रोथ का एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कि कोई भी सेल्स है वो आगे चल के मॉडिफाई हो रहा है और फंक्शनैलिटी ले रहा है। जैसे कि आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है, ऐसे ही प्लांट में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कोई भी सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, फर्दर ऑर्गन बना रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर रहे हैं, वही कहलाता है आपका क्या, डिफरेंशिएशन। यानी कि कुछ काम उनको मिल रहा है, राइट। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल का मैंने आपको एग्जांपल बताया टिश्यूज का कि वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये उनका फंक्शन हो गया। तो उन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया खुद को कि उनका काम क्या है, कि उनको डिवीजन करना है, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from zygote follow a precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex body organization is formed, produces root, leaves, branch, flowers, फ्रूट, सीड्स, इवेंचुअली दे डाई। अब ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर प्लांट एक बन रहा है, पहले वो सीड हम सॉइल में डालते हैं, फिर उसके प्लांटलेट्स निकलते हैं, सीडलिंग्स निकलते हैं, फिर वो बड़ा हो रहा होता है, देन फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है, फिर साइज में इंक्रीज हो रहा होता है, देन क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। तो ये सारे इवेंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है एक पर्टिकुलर प्लांट का, राइट। तो देखते हैं आगे कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। वही मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बोला है कि जो फर्स्ट स्टेप है, अगर प्लांट ग्रोथ की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है आपका, आप पहले सीड तो जर्मिनेट होए तभी तो आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है प्लांट ग्रोथ का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सीड जर्मिनेशन, राइट। देन द सीड जर्मिनेट्स when the favorable condition for growth exist in the environment. In the absence of such favorable conditions, the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. Once favorable condition return, the seeds resume metabolic activity and growth take place. मतलब क्या है, देखो अगर ग्रोथ करनी है, हमने सीड जर्मिनेट तो हो गया हमारा, लेकिन तब तक जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिल पाए। कैसे, मानो कि उसे पर्टिकुलर अमाउंट में सनलाइट नहीं मिल रही है, या फिर आप वाटर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, आपकी एयर नहीं है, अगर ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, टेम्परेचर हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट में अगर आप कंडीशन नहीं दे रहे हैं किसी भी प्लांट को, तो फिर वो कैसे डेवलप हो पाएगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, वही यहाँ पे बताया गया है, राइट। और जब जब ये फेवरेबल कंडीशन होंगी तब डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा प्लांट का, और जब नहीं होंगी तो वो एक पर्टिकुलर रेस्ट में चला जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो रेस्ट में चला जाएगा या फिर सस्पेंडेड ग्रोथ दिखाएगा अपनी, फिर से फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, देन वो फिर से ग्रो करने लगेगा। तो बहुत जरूरी है कि फेवरेबल कंडीशन हो आपके पास फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइट। देन in this chapter you shall also study the sum of the factor which govern and control these development processes. The factors are both intrinsic मतलब क्या होता है, यानी कि internal, and extrinsic यानी कि external to the plant. तो जो भी हम देखेंगे कि यहाँ इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट की डेवलपमेंट या ग्रोथ को कि कौन कौन से एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक यानी कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, राइट, कि कैसे कैसे वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को आपकी इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी जो हम बात कर रहे थे कि जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, यहाँ पे देखो आप, इधर आपको दिख रहा है हाइपोकोटाइल दिख रही है, कॉटिलिडन दिख रहा है। इनिशियली आपकी सीड की फॉर्म में डेवलपमेंट हो रहा होता है, देन आपके कॉटिलिडन्स ग्रो हो रहे होते हैं और ज्यादा आपकी हाइट में इंक्रीज हो जा रहा होता है, राइट। आपने ये देखा, समझ में आया होगा आपको, राइट। तो ये एक तरीके से जर्मिनेशन दिखाया हुआ है प्लांट ग्रोथ का कि पहले आप सीड लगाते हैं, सीड पहले कॉटिलिडन्स होते हैं, फिर उनकी हाइट में इंक्रीज हो रहा होता है, फिर आगे चल के वो प्लांट बन जाते हैं। तो यही इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट हो रहा है आपका किसमें, बीन्स में, राइट। आगे देखते हैं क्या है,
आगे है हमारा ग्रोथ। अब ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ कैसी है, एब्सोल्यूट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, इररिवर्सिबल होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। व्हाट इज ग्रोथ? अब बोल रहे हैं कि ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तभी हम उसे लिविंग बीइंग कहलाएंगे, कि ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो बताया गया है। अब देख लेते हैं आगे कि ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट even of an individual cell. Generally growth is accompanied by metabolic processes, both anabolic and catabolic, that occur at expense of energy. Therefore, for example, expansion of leaf is a growth. How would you describe swelling piece of wood when placed in water? तो अब देखो, आपकी बोल रहे हैं कि ग्रोथ एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है किसी लिविंग बीइंग की। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरिवर्सिबल होती है आपकी ग्रोथ। कैसे? कि आपकी मास में इंक्रीज हो गया, अब उस चीज को आप दोबारा से, आप छोटे तो नहीं हो सकते, आप अब आप बड़े हो गए, तो यही प्रोसेस क्या आपने पढ़ा भी हुआ है केमिस्ट्री में, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है ग्रोथ का, वही बताया गया है यहाँ पे, राइट। और परमानेंट इंक्रीज होता है किसी भी ऑर्गन के साइज में, राइट, और पार्ट में और इंडिविजुअल सेल में भी, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। अब इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? कि जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है तो इनफाइनाइट वे में वो उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। ऐसा तो है नहीं कि अब रुक जाएगी, धीरे 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 इंक्रीज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगी। चाहे थोड़े ही अमाउंट में आपका साइज इंक्रीज कर रहा है प्लांट का, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है। इसी को कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। Plant is unique because plant retain capacity for unlimited growth throughout their life। वही चीज बताई कि यहाँ पे एक अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक गई आपकी, चाहे थोड़े ही अमाउंट में आपका मास इंक्रीज हो, लेकिन वो ग्रोथ अनलिमिटेड प्लांट्स में हो रही होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कह रहे होते हैं, राइट। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। तो उनकी जो बॉडी होती है प्लांट की, सर्टेन लोकेशंस पे क्या होते हैं? मेरिस्टेम्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनके सेल डिवीजन में और ग्रोथ को अचीव करने में, राइट। देन क्या है हमारा? सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, सेल्फ perpetuate. The product however soon loses the capacity to divide. Such cell make up plant body. तो क्या हो रहा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? गिव मी अ मिनट। सच सेल मेकअप द प्लांट बॉडी। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जैसा कि बताया कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि डिवीजन तो चाहिए होता है ना। आप अगर डिवाइड करेंगे तभी तो आप और सेल बना पाएंगे और ग्रोथ कर पाएंगे प्लांट में। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी by the activity of meristement called open form of growth. What would happen if meristem ceases to divide? Does this ever happen? मतलब क्या है कि जो यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज वेयर इन न्यू सेल्स ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एक वो डिवीजन शो कर रहे होते हैं, तो डिवाइड कर रहे होते हैं, तो नए नए सेल आपके प्लांट में ऐड हो रहे होते हैं। इसको ही क्या कहा गया है? इसको ओपन ग्रोथ कहा गया है, क्योंकि आपके सेल्स ऐड हो रहे हैं और प्लांट ग्रो कर रहा है, वही बताया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ना रहे, उनकी डेथ हो जाए, तो क्या फिर ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। आप खुद ही सोच लीजिए, आप कैसे सेल्स का नंबर बढ़ाएंगे, कैसे डिवीजन कराएंगे, कैसे ग्रोथ होगी पर्टिकुलर सेल की या टिश्यू की, ऑर्गन कैसे बन पाएंगे अगर आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ना रहे, राइट। आपने पढ़ा भी है ये। In earlier classes, you have studied about root apical meristem and shoot apical meristem. You know that they are responsible for primary growth of plant, principally contribute, give me a minute, principally contribute to elongation of plant along their axis. You also know that dicotyledonous plant, gymnosperms
lateral meristem, vascular cambium and cork cambium appear later in their life. तो आपने देखा होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये जो आपके प्रीवियस चैप्टर रहे। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम आपकी रूट की ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा होता है, आपकी शूट की ग्रोथ के लिए आपको हेल्प कर रहा होता है, वही बताया गया। और वेस्कुलर कैम्बियम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि जो ये वेस्कुलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ये आपके डाइकॉट्स में मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये हेल्प कर रहा होता है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। These are the meristem that causes increase in girth of the organ in which they are active. This is known as secondary growth of the plant. जो चीज मैंने आपको अभी बताई कि अगर वेस्कुलर कैम्बियम किसी भी ऑर्गन में प्रेजेंट है, प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट है, तो वो उसकी गर्थ इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि थिकनेस आपकी इस तरीके से बढ़ा रहा होता है, गर्थ इंक्रीज कर रहा होता है, तो इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे होते हैं, वही बताया गया है। यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या है। Diagrammatic representation of location of root apical meristem, shoot apical meristem and vascular cambium. Arrows exhibit the direction of growth of cell and organ. अब आप देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम को अगर आप देखो तो किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे एरोज दिखाए गए हैं। वेस्कुलर कैम्बियम गर्थ में इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखो तो ये इस तरीके से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी आपका वेस्कुलर कैम्बियम है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम आपकी शूट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, तो यही इस पूरे डायग्राम में दिखाया गया है। जहां पे वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहां पे आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, राइट, ये पढ़ा भी हुआ है आपने। अब ये बोल रहे हैं कि आपकी ग्रोथ मेजरेबल है, चलो देखते हैं कि ग्रोथ मेजरेबल है या नहीं है, कि देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, राइट। ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज प्राइमरीली a consequence of increase in amount of protoplasm. अब देखो कि अगर किसी भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो उसका प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज आ रहा है, बट आप प्रोटोप्लाज्म को ऐसे मेजर नहीं कर सकते ना, तो हमें कोई और तरीका देखना होगा कि किस तरीके से हम ग्रोथ का मेजरमेंट करें, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर ग्रोथ इंक्रीज हुई और आप प्रोटोप्लाज्म का मेजरमेंट करने बैठे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वही बात बोली गई है कि डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए अगर आप प्रोटोप्लाज्म को मेजर कर रहे होते हैं। जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume, cell number. अब ये वही बात कह रहे हैं कि अगर आप प्रोटोप्लाज्म आपकी ग्रोथ हुई, उसमें आपने देखा कि प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज हुआ, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट ये बोल रहे हैं कि हम सर्टेन और पैरामीटर देखते हैं जिससे आपकी ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकें या मेजर कर सकें। तो किस तरीके से कि आपकी हाइट में इंक्रीज हो रहा है, आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे जो पैरामीटर है इसके बेसिस पे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, राइट। वॉल्यूम भी हम इसमें ले लेते हैं। यू मे फाइंड इट इज अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। तो जो मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है उसमें क्या बताया है कि पर आवर वो कितने न्यू सेल्स बना लेता है, वो बना लेता है 17,500। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में। तो याद रखें कि जो मेज का आपका क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो पर आवर कितने नए सेल जनरेट कर लेता है, 17,500 सेल वो जनरेट कर लेता है। और वेयर एज इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। तो अब देखो जो वाटरमेलन है वो अपना साइज कितना बढ़ा लेता है, वो बढ़ा लेता है 3,50,000। तो माय डियर स्टूडेंट ये वाले स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर को भी डिफर करके आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो याद रखें ये वाली चीजें, राइट। इन द फॉर्मल ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इज इंक्रीज इन सेल नंबर। आप देखें
कि जो हम मेज वाली बात कर रहे थे कि पर आवर में कितना 17,500 इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है आपका। जबकि हमने जो वाटरमेलन की बात हुई वहां पे किस में हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इतने टाइम्स बड़ा हो जाता है वो, उस तरीके से आपको साइज में इंक्रीज बताया गया है, राइट। While the growth of pollen tube is measured in terms of length and increase in surface area denotes growth in dorsoventral leaf, right। देखो अब जो pollen tube की अगर हम ग्रोथ देखें तो वो बड़ी मतलब हाइट में देख पाएंगे कि लेंथ इंक्रीज हो रही है उसकी, राइट। और जबकि डोर्सोवेंट्रल लीफ की बात करें यानी कि डाइकोटिलिडनस उस लीफ की अगर हम बात करें तो वहां पे हम सरफेस एरिया देख रहे होते हैं। डाइकोट लीफ का जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम डोर्सी वेंट्रल लीफ बोल रहे थे, राइट। अब देखते हैं आगे कि फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है। तो अभी तो हमारा ग्रोथ का ही पूरा चल रहा है कि क्या क्या चीजें हम समझ रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, तो वही हम समझते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases, namely मेरिस्टेमेटिक, elongation and maturation. Let us understand this by looking at the root tip. तो आप देखें अगर कि आपने पढ़ा भी हुआ है कि अगर ग्रोथ हो रही है सबसे पहले क्या होगा, उसमें होगा मेरिस्टेमेटिक मतलब यानी कि डिविजन्स होंगे, फिर इलोंगेशन होगा, फिर किसी भी प्लांट के ऑर्गन का या सेल का आपका मैचुरेशन होगा, राइट। तो देखते हैं आगे। The constantly dividing cells both at root and shoot apex represent the meristematic phase of growth. जब कांस्टेंट डिवीजन हो रहा होता है आपका तो वो क्या, वो किस में होता है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, तो वो दिखाता है आपका फर्स्ट फेज दिखा रहा होता है। द सेल्स इन दिस रीजन रिच इन प्रोटोप्लाज्म पोजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो रिच होते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म में, राइट, और प्रोसेस करते हैं वो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, राइट। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, थिन सेल्यूलोसिक विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। द सेल्स, जो उनकी सेल वॉल्स होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती हैं, उनकी थिन होती हैं, सेल्यूलोसिक होती हैं और अबंडेंट होती है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन में। इससे क्या होता है कि कनेक्शन होते हैं जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, कि ताकि आपस में आपका क्या कम्युनिकेशन हो पाए, ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, यहाँ पे ऐसे कनेक्शंस भी पाए जाते हैं। द सेल्स proximal just next away from the tip to the meristematic zone represent phases of elongation. Just next to the meristematic tissue आपके क्या पाए जा रहे होते हैं, आपके पाए जा रहे होते हैं elongation वाले सेल्स जो आपका elongate करते हैं किसको, प्लांट सेल्स को, वही बताया गया है। increased vacuolation, cell enlargement and new cell wall deposition आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सेल्स इन दिस फेज। तो याद रखो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखो। तो इलोंगेशन वाले फेज में जो सेल्स पाए जाएंगे उनमें क्या देखा जाएगा, उनमें देखा जाएगा इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल वहां पे बड़ी होंगी, राइट। और क्या लिखा हुआ है कि एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फेज। तो एनलार्जमेंट और सेल वॉल यहाँ पे डिपोजिशन होना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक इलोंगेशन फेज के होंगे। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज अ portion of axis which undergoing to the phase of maturation। तो आफ्टर आपका क्या, इलोंगेशन वाले फेज के बाद क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मैचुरेशन फेज। सबसे पहले आया हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज, देन आपका आया इलोंगेशन, देन आपका आया मैचुरेशन। तो ये सीरीज भी याद रखिए कि किस तरीके से ग्रोथ के फेजेस आ रहे हैं। द सेल्स ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज in terms of wall thinning and protoplasmic modification. Most of the tissue and cell types you may studied earlier classes represent this phase। तो जो आपका मैचुरेशन वाले टिश्यूज होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम साइज अटेन कर लें, थिकनिंग ले लें मैक्सिमम साइज, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है।
Detection of zones of elongation by the parallel line technique. Zone A, B, C, D immediately behind the apex have elongated most. तो अब आप देखो यहाँ पे elongation हो रहा है, राइट? अगर आप देखो तो समझ पा रहे हो तो, राइट? इलोंगेट हो रहा है। तो सबसे पहले जो भी ग्रोथ के फेजेस होंगे उसमें क्या होगा, आपका सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे तो मेरिस्टेमेटिक फेज आ जाएगा। देन इलोंगेट कर रहे होंगे, अपनी लेंथ बढ़ा रहे होंगे, इलोंगेशन फेज आ जाएगा। देन आपका क्या आ जाएगा, मैचुरेशन, जहां पे वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर रहे होंगे तो मैचुरेशन फेज आपका आ जाएगा, राइट? अब बात करते हैं ग्रोथ रेट्स की, कि ग्रोथ रेट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो समझते हैं कि आपके ग्रोथ रेट कौन से हैं, राइट? द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. Rate of a growth can be expressed mathematically. An organism or a part of organism can produce more cells in variety of ways. अब आपको ग्रोथ तो मैंने बता दिया कि मास में आपका इंक्रीज हो रहा है, मैंने बताया आप छोटे से बड़े हुए, आपके ऑर्गन भी डेवलप हुए, आपका मास इंक्रीज हुआ, ये तो हो गया आपका ग्रोथ। पर रेट क्या कहलाएगा, ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट वो कहलाता है कि अगर पर यूनिट टाइम आपका कितना ग्रोथ हो रहा है, वही कहलाता है आपका ग्रोथ रेट। देखो लिखा भी हुआ है कि इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। तो ये जो ग्रोथ रेट है, इनके टाइप देखेंगे कि कैसे कैसे आपके टाइप हैं ग्रोथ रेट के, वो समझते हैं, राइट? आई नो स्टूडेंट की ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलो देखते हैं कि क्या है। डायग्राम को भी समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है ग्रोथ रेट का। गिव मी अ मिनट। कहाँ से शुरू है हमारा, यहां से ये शुरू है, रुको। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट में बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। अब देखो जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बता दिया कि पर यूनिट टाइम आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है, वो कहलाएगा आपका ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट आपका अर्थमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, तो वो देखते हैं कि किस तरीके से ये ग्रोथ हो रही होती है आपकी प्लांट में, राइट? In arithmetic growth, the following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide while other differentiate and matures. The simplest expression of the arithmetic growth is exemplified by a root elongation at constant rate. तो देखो कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या कर रहा होता है, एक सेल तो वो परमानेंट बना रहा होता है और एक मेरिस्टेमेटिक ही वो रह रहा होता है, यानी कि वो दो सेल्स बना रहा होता है। आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक ग्रोथ में 1 से 2, राइट, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो ये क्या हो गई, ये आपकी एक लीनियर ग्रोथ हो गई, वही आपके डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट? आप देखेंगे तो ये लीनियरली ग्रो कर रहे हैं। देखो अभी मैं आपको लिख के समझाती हूँ ये चीजें। यहाँ पे आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, राइट? मिनट, आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, वो एक तो परमानेंट बन गया आपका परमानेंट सेल, जो कि डिफरेंशिएट हुआ। गिव मी अ मिनट। एक ने तो फंक्शनैलिटी अटेन कर ली, फंक्शनैलिटी, फंक्शन ले लिया, और एक आपका मेरिस्टेमेटिक ही रहा, मेरिस्टेमेटिक ही रहा। यानी कि यहाँ पे आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, एक तो मेरिस्टेमेटिक रहा, यहाँ पे एक परमानेंट बन गया जिसने फंक्शन अटेन किया। तो यहाँ पे फिर एक और मेरिस्टेमेटिक सेल आया, तो यहाँ पे 2 सेल हो गए, इधर 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आपकी ग्रोथ होगी। तो ये लीनियर ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू क्या बना रहा है, आपका एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहा है, एक परमानेंट बना रहा है, जिसमें से आपका परमानेंट जो सेल होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन अटेन कर लेता है। अगेन फिर ये वाला मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर जाएगा आपका, ये फिर से एक परमानेंट सेल बना रहा होगा, राइट? तो इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आपके सेल्स बन रहे होते हैं। यही कहलाती है आपकी लीनियर ग्रोथ या आपकी अर्थमेटिक ग्रोथ। तो समझ में आपको आया होगा। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है?
समझ में आया होगा आपको ये डायग्राम भी। आगे देखते हैं एनसीईआरटी लाइंस में, द कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ अ प्लॉट ऑफ लेंथ एल अगेंस्ट टाइम टी। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि हाइट ऑफ प्लांट ली जा रही है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम लिया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है, राइट। ऑन प्लॉटिंग लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड मैथमेटिकली। ये आपको इक्वेशन भी याद रखनी होगी, ये पूछ ली जाती है। एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, यानी कि लेंथ ऑफ पर्टिकुलर प्लांट एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम 0 एंड ग्रोथ रेट आर है आपका इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो आपको अगर अर्थमेटिक किसी भी आपको प्लांट की अर्थमेटिक ग्रोथ निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एल टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, हम लेंथ ले रहे हैं एट टाइम टी पे, मतलब हमें निकालनी है। एल नॉट क्या है, एट टाइम आपका 0 ले रहे हैं वहां पे। रेट आर क्या है, हमारा रेट है कि कितना इलोंगेशन पर यूनिट टाइम हो रहा है, और टी हमारा क्या है, टाइम हो जाएगा। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये तो आपने लीनियर ग्रोथ समझ ली, लीनियर या फिर अर्थमेटिक ग्रोथ समझिए अपने। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या आपका हो रहा होता है, राइट। तो वो देखते हैं। इन मोस्ट सिस्टम इनिशियली ग्रोथ इज स्लो लैग फेज एंड इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एक्सपोनेंशियल रेट। Here both progeny cells following mitotic cell division retain ability to divide and continue to do so। समझते हैं इनका मतलब क्या क्या मतलब है इसका। रिटेन एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, यानी कि पहले क्या हो रहा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, लैग फेज आता है जहां पे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही होती है, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली आपके सेल्स बनते हैं, ग्रोथ हो रही होती है। देन उसके बाद आपका सेल एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाता है बहुत ग्रोथ के बाद। तो वही सारी चीजें बताई गई हैं। हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। तो आपके जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है उसमें कौन कौन से 3 फेज आ गए हैं, लेग फेज आ गया है आपका, राइट, एक्सपोनेंशियल फेज आ गया है, देन आपका लास्ट में कौन सा आ रहा है, आपका आ रहा है स्टेशनरी फेज। तो समझते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका। If we plot parameter of growth against time, we get typically sigmoid curve or S-shaped curve. A sigmoid is the characteristic of living organism. इधर से देखो, of natural environment. It is typical for all cells, tissue, organ of the plant. Can you think of more similar example? What kind of curve you expect a tree showing seasonal activities? यहाँ पे भी उसका पूरा इक्वेशन दी गई है। तो जो हम एक्सपोनेंट हमने अभी तक बात करी अर्थमेटिक ग्रोथ की, अब अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ की तो उसमें 3 फेजेस कौन कौन से देखे कि पहले आपका लेग फेज आ रहा होता है, इनिशियली आपका सेल ग्रो नहीं कर रहा होता, देन एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है तो एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, फिर एक टाइम के बाद जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है तो क्या आ जाता है आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो वही बताया गया है कि अगर आप देखो तो इधर पहले डायग्राम में देख लेते हैं हम कि एन आइडियलाइज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल्स इन अ कल्चर मैनी हायर प्लांट्स एंड प्लांट ऑर्गन। यहाँ पे एक सिग्मॉइड कर्व दिखाया गया है, ये किस किस के बीच में बनाया गया है, ये साइज एंड वेट ऑफ ऑर्गन लिया है प्लांट का और लिया है आपका टाइम। तो देखो पहले गिव मी अ मिनट, पहले आपका यहां से यहां तक लेग फेज आ गया। लेग फेज में मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है आपकी, इनिशियली जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है, फिर एकदम से आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रो करा, राइट। तो ये कहला दिया जाएगा आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फेज, राइट। फिर यहाँ पे जब न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम हो गई तो यहाँ पे ग्रो होना आपका प्लांट बंद कर जाएगा, तो यही कहलाएगा आपका स्टेशनरी फेज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है कि W1 इक्वल्स टू W0 e की पावर RT। अब W1 क्या है कि फाइनल साइज जो हम निकालना चाहते हैं, इनिशियली क्या साइज है आपका, देन आपका ग्रोथ रेट क्या है, R कहलाएगा, T आपका टाइम ऑफ ग्रोथ है, E इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग की हेल्प से
हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, WT इक्वल्स टू W0 R e की पावर RT। तो इस तरीके से हम ये चीजें निकाल रहे होते हैं, क्योंकि इक्वेशन आपको याद करना जरूरी है। आपको पूछ लिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम देके कि क्या आपकी ग्रोथ आ रही है, तो ये याद रखें। वहां पे क्या था, LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT, किसमें, हमारा अर्थमेटिक ग्रोथ में। जबकि आपके ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या हम ले रहे हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन है आपकी WT इक्वल्स टू W0 e की पावर RT, राइट। तो अब समझते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है हमारा, राइट। Here R is the relative growth rate and is also measure of the ability of plant to produce new plant material। तो जो हमारा R है यहाँ पे क्या है, रिलेटिव रेट है आपका ग्रोथ का, और ये क्या बताता है, आपकी एबिलिटी बताता है प्लांट की टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। रिलेटिव ग्रोथ रेट है R यहाँ पे, और आपकी बताता है कैपेसिटी प्लांट की कि वो नया मटेरियल या नए सेल्स बना पा रहा है या नहीं, राइट। इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो रेट हम ले रहे हैं उसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। तो याद रखना कि ये नई टर्म हमारी कहां पे आई थी, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आई थी, राइट। Hence the final size of W depends on the initial size W0। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन में आप देखें तो WT इक्वल्स टू W0 e की पावर RT आ रहा है, तो आपका WT का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि जो हम फाइनल पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकाल रहे हैं किसी भी ग्रोथ का, चाहे वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो, वो इनिशियल जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, राइट। वही बताया गया है। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक कंपैरिजन दिखाया गया है किसका, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट का। बोथ लीव्स A and B have increased their area by 5 centimeter square in a given time to produce A1 and B1 leaves। अब देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या है, राइट। The quantitative comparison between growth of living system can also be made in two ways, measurement and the comparison of total growth per unit time called absolute rate। यानी कि अगर हम ग्रोथ देखें कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, हमारी रिलेटिव ग्रोथ क्या है, जैसे कि आपके साइज में सरफेस एरिया बढ़ा आपकी लीफ का, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कहां से कहां तक बढ़ा, क्या पड़ा, कितना बढ़ा, बस हम ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है आपका 5 से 10 हुआ, तो यहाँ पे 5 और बढ़ गया, तो ये आपकी कहलाएगी एब्सोल्यूट ग्रोथ। और यहाँ पे भी देखो 50 से 55, ये सरफेस एरिया आपका बढ़ गया कितना, 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी कितनी हो गई, 100% हो गई, क्योंकि 5 आपका इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बताया गया है कि यहाँ पे बस ये देख रहे होते हैं कि साइज कितना इंक्रीज होता है, इनिशियल फाइनल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 सेंटीमीटर हुआ, तो दोनों में ही एब्सोल्यूट ग्रोथ आपकी सेम हो रही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। वही बताया गया है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं टोटल ग्रोथ का पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड एज कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव रेट। रिलेटिव रेट को किस बेसिस पे देखेंगे हम, कि इनिशियल पैरामीटर अगर वहां पे हम कर रहे हैं कंसीडर, तो वो आपका कहलाएगा क्या, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो 2 लीव्स हैं हमारे पास A और B आर ड्रॉन दैट डिफरेंट साइज है इनका, बट शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया इन द गिवन टाइम to give leaves A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth. राइट, यही बताया गया है कि जो ये ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम हो रही है कि 5 टाइम्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट जो डिफरेंस किस में आ रहा है, अगर हम रिलेटिव ग्रोथ निकालें तो रिलेटिव ग्रोथ में हम इनिशियल पैरामीटर ले रहे हैं ना, तो इनिशियल पैरामीटर अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है, तो यहां से अगर आप ग्रोथ निकालें
तो ये तो डिफर कर जाएगी क्योंकि हम रिलेटिव देखेंगे। बट आपकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ थी वो क्या थी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस में इंक्रीज हुआ है, इधर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ है। तो ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे तो सेम आ रहा है, बट रिलेटिवली अगर हम देखें तो वो आपका डिफर कर जाएगा। और ये उल्टा भी हो सकता है कि किसी लीफ के सरफेस एरिया में या किसी दो लीफ का हम देखें कि एब्सोल्यूट ग्रोथ डिफरेंट होए ग्रोथ रेट और आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम हो जाए। तो ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंगली। बट इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम दिखा रहा है रेट, बट रिलेटिव अगर हम देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है। इनिशियली आप देखें तो वो 5 और 10 के बीच में, 50 और 55 के बीच में, तो रिलेटिव आपका डिफरेंस देखने में आ रहा है, राइट। तो समझे आप ये चीजें, क्योंकि जो हमारी रिलेटिव ग्रोथ है उसको हम क्या, उसमें हम इनिशियल पैरामीटर देख रहे हैं कि किधर से किधर ग्रोथ हुई। जैसे 5 से 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 55 टू 50 टू 55 सेंटीमीटर। बट हम एब्सोल्यूट में क्या देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में ही सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम हो जाएगी, राइट। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग, ये तो इधर हमने पढ़ ही लिया है सारा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट ग्रोथ और आपकी रिलेटिव ग्रोथ निकालते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कंडीशन फॉर ग्रोथ हमें देखना है, उसके बाद हम यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़ेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं, रुक जाओ, चलो कंडीशंस फॉर ग्रोथ। Why do you not try to write down what you think are necessary condition for growth? अब देखो, ग्रोथ तो आप कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ये सारी चीजें कंडीशन चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। तो आपने कभी सोचा है कि क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं? वही उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि हम किन किन कंडीशन में क्या क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रोथ करने के लिए, राइट। तो देखते हैं, चलो आओ क्या क्या है। दिस लिस्ट may have water, oxygen, nutrient as very essential elements for growth। तो आपको ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, पर्टिकुलर अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वही बताया गया है यहाँ पे, राइट। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय एनलार्जमेंट विच रिक्वायर्स वाटर। तो अगर सेल आपके ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें पर्टिकुलर अमाउंट में ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वही बताया गया है कि द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। जब भी आपके प्लांट में पानी भर जाता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, यही किस लिए चाहिए होता है, उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, राइट। Thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant। तो यानी कि अगर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो वाटर की रिक्वायरमेंट उसे होगी, क्योंकि वो अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। वही बताया गया है कि वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। तो जो वाटर है आपका किस में हेल्प कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है आपका कि डिफरेंट जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी आपको वाटर चाहिए होता है, और ऑक्सीजन आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिक जो आपको एनर्जी चाहिए होती है मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो आप कहाँ से मिल रही होती है, आपको मिल रही होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, राइट। Nutrient, macro and micro essential elements are required by plant for the synthesis of protoplasm, act as the source of energy। तो जो पर्टिकुलर अमाउंट में जो आपके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि कितने कितने अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, वो भी प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी किसके लिए, ग्रोथ के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट होंगे तभी तो प्लांट अच्छे से आपका ग्रो कर पाएगा, राइट।
In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth. Any deviation from this range could be detrimental to its survival. Environmental signals such as light, gravity also affect the certain phases and stages of growth. तो अब देखो, टेम्परेचर की मैं बात ही कर रही थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। अगर वो टेम्परेचर उसे नहीं देंगे हम, डेट्रीमेंटल मतलब वो डेड हो जाएंगे या फिर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्लांट की। और बोला गया है कि जो लाइट और ग्रेविटी है वो भी हेल्प कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ के लिए। अब देखो, आपका रूट है, रूट ग्रो हो रहा है तो ग्रेविटी है तभी तो वो ग्रो कर पा रहा है, ग्रेविटी का रोल है वहां पे। और शूट आपका क्या, आपका लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे लाइट का हेल्प हो रहा है। जहां जहां लाइट जाएगी उधर की साइड को आपका शूट ग्रो हो रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी और लाइट का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है, वाटर का रोल है, ऑक्सीजन का रोल है, वही सारी बातें बताई गई हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सारी टर्म्स क्या हैं। तो ये सब हम समझेंगे, राइट। रुको, चलो अभी समझते हैं अपना ये। The cells derived from root and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to form a specific function. This leading to a maturation and is termed as differentiation. देखो, जो cells हैं हमारे derive हो रहे हैं root apical या shoot apical meristem से, और आपका कैम्बियम डिफरेंशिएट हो रहा है और मैच्योर होके वो परफॉर्म कर रहा है पर्टिकुलर फंक्शन। यही फेज आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। वही अभी हम इनिशियली जब पढ़ रहे थे, ग्रोथ मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गन, सेल, टिश्यू पर्टिकुलर आपका फंक्शन ले रहा है, उसको रेस्पॉन्सिबल है वो कि अब उसे ये काम करना है, तो यही क्या कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप जब बच्चे थे तो आपको इतनी समझ नहीं थी, जब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना जरूरी है, आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे, देन आप एक जॉब ले पाएंगे, अपने सपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर फेज में डिफ्रेंशिएट हुए अपनी लाइफ में, आप समझे, आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सके। इसी तरह प्लांट में क्या हो रहा होता है, प्लांट में हो रहा होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, कि वो डिवाइड कर रहे होते हैं, फिर फंक्शनैलिटी अटेन कर रहे होते हैं। यही पूरा फेज क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होंगे प्लांट के वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अटेन करेंगे। देन ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन cells undergo few major structural changes in both cell walls and protoplasm. For example, to form tertiary element, the cells would lose their protoplasm. They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary walls to carry water to the long distance under extreme tension. तो जब ये डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन में वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं। क्या क्या उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रैकेरी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो रहा होता है, सेल्स में वो लूज कर रहे होते हैं अपना प्रोटोप्लाज्म, राइट, और वो डेवलप कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल्स जो कि कैरी कर सके वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस में, क्योंकि हेल्प करते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रांसपोर्ट हो सके वाटर का अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो ये उनमें चेंजेस आते हैं। ट्राई टू correlate the various anatomical feature you encounter in plants to the function they perform। अगर हम और भी सेल्स देखें, ये तो ट्रैकियरी एलिमेंट्स की हमने बात करी, तो वहां पे भी ऐसे ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। द प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, द लिविंग differentiated cells that by now have lost the capacity to divide and regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as डिफरेंशिएशन। अब देखो, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल आपका क्या कर रहा था, परमानेंट सेल में डेवलप हो रहा है, वो लूज कर रहा है आपकी क्या, डिवीजन की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर रहा है। बट वही सेल जो कि पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर रहा था, डिफरेंशिएशन के बाद वो परमानेंट बन गया था,
फिर से वो डिवीजन की प्रॉपर्टी ले ले किसी भी सर्टेन कंडीशन में, तो वो क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा से उसने अटेन कर लिए क्या, अपनी एक्टिविटी या कैपेसिटी डिवीजन की। वही बोला हुआ है कि द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं ये डी डिफरेंशिएशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन और मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। तो जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा होता है वो इसका एग्जाम्पल है किसका, आपके डी डिफरेंशिएटेड जो भी फिनोमिनन हो रहा है उसका, और वो किससे बन रहा होता है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड जो आपके पैरेन्काइमेटियस सेल्स है उससे आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा होता है। तो ये एग्जांपल भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे ट्रैक्टरी एलिमेंट्स का हमने देखा वो हमने डिफरेंशिएशन में देखा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का हम कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डी डिफरेंशिएशन में। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, while doing so such meristem tissue are able to divide, produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions called redifferentiation। अब देखो जो मेरिस्टेम ने जो कि डिवाइड वाली प्रॉपर्टी ली वो दोबारा से लूज कर दे उस कैपेसिटी को, तो वो क्या कहला जाएगा, वो कहला दिया जाएगा आपका रीडिफरेंशिएशन। मतलब दोबारा से रीडिफरेंशिएट हो गया, फिर से उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है डिवाइड करने की लूज कर दी, राइट। तो पहले क्या हो रहा था, हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा था, यानी कि फंक्शनैलिटी जो भी थी डिवाइड करने की वो लूज करी, तो वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। ये हमने देखा ट्रैकरी एलिमेंट्स में, क्योंकि वहां पे उसे परफॉर्म करना है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एडेप्टेशंस लेनी है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस लेने हैं। देन उसके बाद फिर से रीगेन हुई डिवीजन की प्रॉपर्टी, तो वो क्या कहलाया, डी डिफरेंशिएशन, जो कि हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में देख रहे थे। देन फिर क्या हमने देखा कि यही फिर से दोबारा से लूज कर दे डिवीजन की प्रॉपर्टी, तो ये कहला दिया जाएगा फिर से क्या, री डिफरेंशिएशन, राइट। लेट्स लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन वुडी डाइकोटिलिडनस प्लांट दैट आर products of redifferentiation. How would you describe tumor? What would you call the parenchymal cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue? तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझना आप ये चीजें जो भी ये पैराग्राफ में समझाया कि किसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे, किसको डी डिफरेंशिएशन और किसको रीडिफरेंशिएशन। आपको मैंने दोनों बार समझा दिया है, एग्जाम्पल से भी टर्म्स के भी हेल्प से, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है आगे। We have mentioned that growth in plant is open. It can be intermediate and indeterminate or determinate. Now we may say that the even differentiation in plants is open because the cells and tissue arising out of same meristem have different structure at a maturity. The final structure at maturity of cells and tissue is also determined by location of cell within. For example, the cell position away from the root meristem differentiate as root cap, while those pushed to the mature as epidermis, right? Can you add a few more examples of open differentiation and correlating position of the cells and in position? तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम देखें कि जो डिफरेंट टिश्यूज बन रहे होते हैं आपके, वो डिफरेंट लोकेशन पे बन रहे होते हैं, तो लोकेशन के बेसिस पे भी आपको वैरायटीज देखने को मिल जाएगी टिश्यू की। जैसे कि जो रूट के पास सेल्स बन रहे हैं वो रूट वाले रीजन में होंगे और उनकी फंक्शनैलिटी डिफर करेगी। शूट एपिकल वाले शूट की साइड में लाइट की हेल्प से ग्रो कर रहे होंगे, उनकी फंक्शनैलिटी डिफर कर रही होगी। वही बताया हुआ है कि लोकेशन के बेसिस पे भी आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो देखी जा रही होती है। रूट के कैसे ग्रो करेंगे सेल्स, आपके शूट के कैसे ग्रो करेंगे, राइट। वही सारी चीजें यहाँ पे बताया हुआ है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। अब डेवलपमेंट पे आ जाते हैं कि आपका डेवलपमेंट क्या है, राइट। तो देखते हैं डेवलपमेंट को।
Development is the term that includes all changes in an organism goes through during its life cycle from germination of seed to the senescence. डेवलपमेंट मैंने आपको अभी इनिशियली जब ग्रोथ चैप्टर ये शुरू किया था बताया था कि वो सारे प्रोसेसेस किसी भी प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में हो, कब से कब तक, जब से उसका जन्म हो और जब तक उसकी डेथ होती है। तो वही बताया गया है कि डेवलपमेंट इज द टर्म दैट इंक्लूड ऑल द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू द सेनिसेंस। यानी कि प्लांट में ये क्या हो, प्लांट में कौन क्या कहलाएगा डेवलपमेंट, जब सीड का जर्मिनेशन से लेकर जब तक उसका सेनिसेंस मतलब डेथ होती है या डिके हो जाता है आपका प्लांट, डिके भी नहीं डेथ बोला जाएगा, जो जितने भी सारे चेंजेस प्लांट में इस दौरान हो रहे होते हैं वही कहलाता है क्या, आपका डेवलपमेंट। तो देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस which constitute the development of a cell of higher plant in a given is given in figure 3.8. It is also applicable to the tissue and organ. ये cells में ही नहीं, tissue और organ में भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही होती हैं। तो देखते हैं अभी कि कैसे कैसे चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाया गया है जो कि आपका किस में जा रहा है, आपका सेल डिवीजन में जा रहा है। रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाया गया है आपका जो कि सेल डिवीजन शो कर रहा है, राइट। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी कि प्लाज्मा की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे एरोज इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद आपका एक्सपेंशन इलोंगेशन आ जाता है, फिर आपका डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है मैच्योर सेल की। तो हमने ये वाली चीजें तो अभी पढ़ी थी कि पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आ रहा होता है कि डिवीजन हो रहा होता है सेल का, देन उसके बाद उसका इलोंगेशन हो रहा होता है, देन मैच्योरेशन हो रहा होता है और मैच्योर होने के बाद फिर सेनिसेंस यानी कि डेथ हो जाती है पर्टिकुलर हमारे प्लांट सेल की। तो सीक्वेंस दिखाया गया है डेवलपमेंट का, ये सीक्वेंस भी एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एनसीईआरटी से ही ऐसे इन लाइनों से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसलिए एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप एक बार वीडियो देखें आपको ना समझ में आए, आप दोबारा वीडियो देखें, खुद से एनसीईआरटी पढ़ें, सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, पर एफर्ट्स आपको ही लगाने हैं, राइट। चलो देखते हैं आगे क्या है। Plant follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This ability called plasticity. तो plant follow करता है different pathway response करने के लिए environment जो भी वो face कर रहा है और different structure बना रहा होता है, यही क्या कहलाती है प्लास्टिसिटी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में अगर प्लांट रह रहा है तो वो अपने स्ट्रक्चर को भी अडेप्ट करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर कहलाएगा। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है प्लांट की, प्लास्टिसिटी, राइट। हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा किसका, प्लास्टिसिटी का। अभी डायग्रामेटिकली हम दिखाएंगे तो हेट्रोफिली का क्या मतलब है वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे आपने कोरिएंडर, धनिये के पत्ते आपने देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखा रहे होते हैं, राइट। और कई बार कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ये क्या अडेप्टेशन शो कर रहे हैं थ्रू अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए, यही कहलाएगी आपकी क्या, प्लास्टिसिटी। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपकी, हेट्रोफिली इन कॉटन, लार्कस्पर और कोरिएंडर में दिखती है। और ये एग्जाम्पल फेवरेट है, आपके नीट में पूछ लिया जाता है तो याद रखो। इन सच प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल plant are different in shape from those in mature plants। तो देखो जुवेनाइल मतलब इनिशियली जो लीफ का जो शेप था, राइट, जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। जैसे जैसे वो मैच्योर हुई, यानी कि जुवेनाइल और मैच्योर जो फेज था प्लांट का उसमें लीफ का साइज कुछ और था, जुवेनाइल में कुछ और था, आपका मैच्योर जब हुआ तब कुछ और था लीफ का शेप। तो इसी को हेट्रोफिली बताया गया है, कोरिएंडर में, कॉटन में और लार्कस्पर में। ऑन द अदर हैंड द डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड इन air and those of produced in water as in buttercup also represent the heterophilous condition
heterophyllous development due to environment. This phenomena of heterophyly is an example of plasticity. तो हम यहाँ पे कोरिएंडर में, लार्कस्पर में, बटरकप में बटरकप में क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि जुवेनाइल फेज और आपका कौन सा मैच्योर फेज में शेप डिफर कर रही थी, किसकी? लीव की। लेकिन हम कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में हमने हेटेरोफिली किस तरीके से देखी कि शेप चेंज हो रही है आपकी लीव की, किस बेसिस पे? कि आपका जुवेनाइल फेज और मैच्योर फेज में शेप डिफर कर रही है। बट अगर हम बटरकप की बात करें, यहाँ पे जो लीव में चेंजेस देखने को मिला वो मिला तब जब हम इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफर कर रहे थे। कब? कि जब आपकी वाटर में लीव अगर हमने देखी और हमने कहाँ देखी? एयर में, तो इस तरीके से डिफरेंस आया। एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे हमने देखा शेप में लीव की, और एक देखा हमने ग्रोथ के मैच्योरेशन फेज और जुवेनाइल फेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। तो याद रखें कि कॉटन, कोरिएंडर और आपका लार्कस्पर, यहाँ पे क्या होता है? जुवेनाइल और मैच्योर जो फेज होता है प्लांट का, उसमें डिफरेंसेस होते हैं प्लांट की जो लीफ है उसकी शेप में। बल्कि जो आपका बटरकप होता है वहां पे क्या होता है? इन्वायरमेंटल चेंजेस देखे जाते हैं, तब आपकी शेप डिफर कर रही होती है लीव की। हम एयर में अगर आप देखें लीफ और वाटर में देखें, तो ये बताया गया है। चलो डायग्राम से देख लेते हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट फेजेस। ये तो अभी देख ही लिया हमने, इसको भी हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर, ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है। ये लार्कस्पर और बटरकप का दिखाया गया है, राइट। तो लार्कस्पर में हमने क्या देखा था? कॉटन, लार्कस्पर और कोरिएंडर में कि जुवेनाइल और आपकी एडल्ट में देखो कितना डिफरेंस है। जुवेनाइल में इस तरीके से आपकी लीव बन रही है, रुको अभी समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो लीव किस तरीके से बन रही है, इस तरीके से आपकी लीव बन रही है, किसमें? जुवेनाइल फेज में। जबकि एडल्ट देखो आप, कॉटन का, कोरिएंडर और लार्कस्पर का, तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को आपको मिल रहा है, राइट। अब ये बटरकप की बात करें, ये टेरेस्ट्रियल लीफ हो जाती है आपकी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर देखें अगर हम तो, और ये आपकी वाटर में इस तरीके से लीफ बनती है बटरकप में। तो याद रखना ये वाले एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ये डायग्राम देके भी पूछ लिया जाएगा कि ये किसका है। तो ये आपका कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर का है, ये आपका बटरकप का है, राइट। चलो आगे चलते हैं, हम क्या क्या पढ़ना है हमें और, ठीक। Thus, growth, differentiation, development are very closely related events in the life of plant. Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. Development in plants, both growth and differentiation is under control of intrinsic and extrinsic factor. मतलब जो ये डेवलपमेंट है इसमें सारे ही फेजेस आ जा रहे हैं। सम ऑफ किसका है? आपका ग्रोथ का और आपका डिफरेंशिएशन का, राइट। और ये कंट्रोल होता है आपका एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से भी ये अफेक्ट हो रहा होता है। द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंटरसेल्यूलर, जेनेटिक, इंट्रा और इंटरसेल्यूलर फैक्टर, केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाइल लेटर इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो इंट्रिंसिक इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो बोला गया है। इंट्रिंसिक या इंटरनल फैक्टर में आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। कौन कौन से ऐसे रेगुलेटर हैं जो आपकी ग्रोथ करा रहे हैं या कोई ग्रोथ रोक रहे हैं, हैम्पर कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। और एक्सटर्नल आपका कौन सा हो जाता है? एक्सटर्नल आपका हो जाता है कि लाइट, वाटर, आपके न्यूट्रिएंट एक्सटर्नली कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आपकी किसको? प्लांट ग्रोथ को। तो चलो देखते हैं आगे। अब आ जाते हैं आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। स्टूडेंट यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किससे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, कि क्या क्या है आपने पढ़ा भी होगा। ऑक्सिन हो गया आपका, इथिलीन हो गया, राइट, जिब्रेलिन हो गया। तो ये सारे हमें पढ़ने हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है कि क्या क्या है। तो चलो देखते हैं, राइट। चलो
द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरस भी कहते हैं, आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडेनिन डेरिवेटिव, N6 फर्फ्यूलाइल अमीनो, प्यूरिन, काइटिन. तो इंडोल डेरिवेटिव कौन सा होता है आपका? ऑक्सिन होता है. तो ये वाली चीजें छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी की याद रखनी है. तो इंडोल एसिटिक एसिड ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये आपका होता है किसका? ऑक्सिन का. एडेनिन डेरिवेटिव N6 फर्फ्यूराइल अमीनो, प्यूरिन ये काइनेटिन यानी कि साइटोकाइनिन, जो हम देखेंगे अभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसका डेरिवेशन यहाँ से हो रहा होता है. फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स एब्सिसिक एसिड. तो कैरोटेनॉइड्स ये जो डेरिवेटिव होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में? ABA दैट इज एब्सिसिक एसिड. और टर्पीन डेरिवेटिव जिबरेलिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, GA3 भी बोलते हैं. और गैसेस यानी कि इथिलीन, ये इथाइलिन हमारा ये भी होता है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर variously describes as plant growth substances, plant hormones और phytohormones in literature. यानी कि जो ये plant growth regulators हैं इनको हम plant hormones भी कह सकते हैं, phytohormones भी कह सकते हैं, right? और plant growth substance भी कह सकते हैं. The PGRs can be broadly divided into two groups based on their function in living plant body. One group of plant growth regulators are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting, seed formation. These are also called plant growth promoters such as auxin, gibberellin एंड साइटोकाइनिन. तो जो भी ये ग्रोथ रेगुलेटर है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है. एक जो कि आपकी प्लांट ग्रोथ की हेल्प करेंगे ग्रोथ करने में प्लांट को, जैसे कि आपका सेल एनलार्जमेंट हो गया, सेल डिवीजन हो गया, पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और आपके सीड जर्मिनेशन. मतलब सेल एनलार्जमेंट करा रहे हैं, सेल का जर्मिनेशन करा रहे हैं, फ्रूटिंग करा रहे हैं, फ्लावरिंग करा रहे हैं. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके प्रमोटर्स कहलाएंगे कि प्रमोट कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को. इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन और आपके साइटोकाइनिन. ठीक है. अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं कि द पीजीआर ऑफ द अदर ग्रुप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्स टू द वुंड्स, stresses of biotic and abiotic origin. They are involved in various growth inhibiting activities such as dormancy, abscission. PGR abscisic acid belong to this group. Gaseous PGR ethylene could fit either both of the group but largely inhibitor of growth activity. तो जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, जो आपका ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एब्सिसिक एसिड, ये क्या कर रहा होता है? ये ग्रोथ डोरमेंसी को रोक रहा होता है आपका. राइट. यहाँ पे बताया हुआ है इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन करा रहा होता है. तो ये आपकी ग्रोथ को रोक रहा होता है. राइट. तो ये इसके अंडर आ जाता है क्या? कौन से ऐसे इनहिबिटिंग ग्रोथ रेगुलेटर है आपका? एब्सिसिक एसिड, इथिलीन जो है आपका, ये दोनों ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा होता है और इनहिबिट भी कर रहा होता है. ये एनसीईआरटी की लाइन में बताया गया है. आगे देखते हैं क्या पढ़ना है. चलिए. The discovery of plant growth regulator. Interestingly, the discovery of each 5 major group of PGRs have been accidental. तो जो ये इनकी डिस्कवरी हुई पीजीआर, जो हमारे 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, वो एक्सीडेंटल थी. कोई एक पर्टिकुलर ऐसे सोच के नहीं गया था कि हाँ कि अब इनकी डिस्कवरी कर रहे हैं. तो ये इनकी एक्सीडेंटल थी, इनका जो भी डिस्कवरी थी. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that the coleoptile of canary grass respond to unilateral illumination by growing towards the light sources, जिसको हम फोटोट्रोपिज्म भी कहेंगे. तो जो चार्ल्स डार्विन और उनके जो सन थे, कौन? फ्रांसिस डार्विन. इन्होंने क्या देखा? जो कैनरी ग्रासेस हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं लाइट देने में. तो उनको ये समझ में आया कि ये ग्रो तो कर रही हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो एक सन की तरफ या सनलाइट की तरफ ग्रोथ हो रही है किसी पर्टिकुलर आपकी स्टेम की. राइट. तो देखते हैं. राइट.
After a series of experiments, it was concluded that the tip of colloidal was a site of transmittable influence that bending of the entire coleoptile, that caused bending of the entire coleoptile. Auxin was isolated by F.W. Wendt from the tip of coleoptiles of oat seedling. तो यहाँ पे देखा गया कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड किया गया कि जो टिप ऑफ कोलियोप्टाइल थी was site of transmittable influence that caused bending of entire coleoptile. Auxin was isolated by F.W. Wendt from tip of coleoptile of oat seedling. तो जो हमारे डार्विन थे और उनके सन थे, उन्होंने कहा कि कोलियोप्टाइल की बेंडिंग तो हो रही है सनलाइट मिलने में, पर उन्हें ये पता नहीं हो चल पा रहा था कि वो किसकी वजह से रही है। बट जो हमारे F.W. वेंट है, उन्होंने आइसोलेट किया कि पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो कि कहलाता है ऑक्सिन। कहाँ, किस कोलियोप्टाइल में, सीडलिंग ऑफ ओट में उन्होंने देखा कि इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में कि F.W. वेंट, याद रखें, उन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को, लेकिन शुरुआत किसने करी थी? डार्विन और उनके सन ने करी थी, राइट। Experiment used to demonstrate that the tip of the coleoptile is the source of auxin. Arrows indicate direction of light. तो आप देखेंगे, तो जो हमारे F.W. वेंट थे, उन्होंने आइसोलेट किया कि ऑक्सिन प्रेजेंट है आपका किस में? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल में प्रेजेंट है। ये कहाँ पे देखा था उन्होंने देखा था ओट सीडलिंग्स में, राइट। तो ये डायग्राम में भी यही दिखाया हुआ है कि इस तरीके से ये बेंड हो रहा है, आप देखें तो, राइट। ये बेंडिंग हो रही है आपकी किसकी? कोलियोप्टाइल की। अगर हम यहाँ पे उसको सनलाइट दे रहे हैं तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये आपकी ऑक्सिन की हेल्प से हो रहा है, राइट। देन देखते हैं आपका द बकाने फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग कॉज्ड बाय फंगल जिब्रेला फ्यूजिकोराई ई Kurosawa reported the appearance of symptoms of this disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrate of fungus. The active substance were later identified as gibberellic acid. तो अब जिब्रेलिक एसिड किसने देखा, कैसे जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि बैकेन फूलिश सीडलिंग डिजीज of rice seedling was caused by fungal pathogen Gibberella fusicoi. तो याद रखना कि एक डिजीज देखी किसने? ई कुरोसावा ने रिपोर्ट किया कि ऐसी डिजीज देखी जहां जो कि कहलाई फूलिश सीडलिंग डिजीज, मतलब जो राइस में ग्रोथ तो हो रही थी पर उसके जो राइस के दाने थे वो नहीं थे, तो यानी कि फूलिश सीडलिंग डिजीज कहलाई ये। और ये किस फंगस की वजह से हो रही थी? ये हो रही थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये फंगस वहां पे पाई जा रही थी। तो ये टर्म याद रखें, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लिख के देखेंगे तो सब याद हो जाएगा आपको, राइट। जो एक्टिव सब्सटेंस वहां पे आइडेंटिफाई करा कि जो लेंथ तो बढ़ रही है, जो भी सीडलिंग्स थे हमारे, बट उनके अंदर दाने नहीं थे चावल के, तो इसलिए फूलिश सीडलिंग डिजीज कहलाई या फिर बैकेंड डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग कहलाई। वहां पे क्या आइडेंटिफाई करा? वहां पे आइडेंटिफाई करा आपका क्या? जिब्रेलिक एसिड, राइट। F. Smoke and his co-worker observed that from the internodal segment of tobacco stems the callus को क्या कहेंगे? A mass of undifferentiated cell proliferated only if addition to auxin the nutrient medium was supplemented with one of the following extract of vascular tissue: yeast extract, coconut milk, or DNA. Miller later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance that termed as kinetin. अब काइनेटिन के बारे में देखा कि सेल का डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा है, तो जो मिलर थे हमारे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो सेल डिवीजन हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा होता है? वो आपका हो रहा होता है काइनेटिन की बेसिस पे, जिसको हमने साइटोकाइनिन बोला, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये भी आपके सेल डिवीजन, जो प्लांट का डिवीजन होता है, उसमें हेल्प कर रहा होता है। तो स्मोक और उनके कोवर्कर ने क्या देखा कि इंटरनोडल
जो सेगमेंट हैं टबैको के स्टेम्स के, कैलस लिया उन्होंने और फिर उसमें ऐड किया आपके ऑक्सिन, न्यूट्रिएंट्स और भी सप्लीमेंट जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल, यीस्ट, कोकोनट। और मिलर ने फिर क्या देखा, अगर डिवीजन हो पा रहा है, ये किसकी हेल्प से हो पा रहा है, ये हो पा रहा है आपका साइटोकाइनिन और काइनेटिन की हेल्प से, राइट। तो अब देखते हैं, ड्यूरिंग मिड 1993 इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 different kind of inhibitors, inhibitor B, abscission, second dormin. Later all three were proved to be chemically identical. It was named ABA. तो जो एब्सिसिक एसिड था वो 3 चीजें देखी गई, 3 इनहिबिटर में पहले देखा जा रहा था जिसको लेटर ऑन एब्सिसिक एसिड कह दिया गया। तो इन तीनों का भी नाम याद रखें, एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा क्या क्या नाम थे, इनहिबिटर बी, एब्सिसिशन सेकंड एंड डॉर्मिन। लेटर ऑन इसको एब्सिसिक एसिड बोल दिया गया जो कि एक इनहिबिटिंग आपका प्लांट रेगुलेटर था, इनहिबिट करता था आपको ग्रोथ को। ये साइंटिस्ट के नाम भी याद रखें, जैसे ई कुरोसावा, आपका एफडब्ल्यू वेंट मैंने बताया, यहाँ पे मिलर बताया, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। एच.एस. कजिन्स कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंजेस, the hastens, the ripening of store unripened banana. This volatile substances were identified by ethylene, a gaseous plant growth regulator. Let us study the sum of physiological effect of 5 categories of PGRs in the next section. तो देखो जो हमारे H.H. कॉजन्स थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि आप अगर अनराइपेंड बनाना में अगर आप राइपेंड ऑरेंजेस रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि राइपनिंग भी हो जाएगी, किन की, जो कच्चे केले थे। क्योंकि देखो केले अगर आप पके हुए राइपन अगर आप ट्रेवल करेंगे उनको तो वो तो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इथिलीन का यूज किया जाता है, किस लिए, उनको पकाने के लिए। वो चीज किसने देखी, H.H. कॉजन्स ने देखी इसको। तो ये साइंटिस्ट के नाम भी याद रखें, डिस्कवरी किस तरीके से हुई है ये देखें। अभी हम देख लेते हैं ये जो हमारे 5 जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या इनहिबिटर्स हैं, ये किस तरीके से, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट आप प्रिपेयर करें, सक्सीड करें इस फेस्टिव सीजन में। इसके लिए आपके लिए क्या आ गया है, आपके लिए डिस्काउंट आ गया है अनअकैडमी की तरफ से। 50% डिस्काउंट चल रहा है फेस्टिव सीजन में। साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको 2 मंथ एक्सटेंशन मिल रहा है। तो जल्दी से अवेल करें ये ऑफर फेस्टिव सीजन का। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा होता है और आप कोड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या मेरा कोड यूज कर सकते हैं, DEEP20 DEE20, ये आप यूज कर सकते हैं ताकि आप ये ऑफर अवेल कर सकें, राइट। 50% डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है, तो जल्दी से आप अपने नीट यूजी कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और आपके लिए ये प्यारे प्यारे बैचेस लेकर आ गए हैं टीचर्स, जो कि सिर्फ आपको इतने अमाउंट पे मिल रहे हैं, राइट। जिसमें आपके 600 प्लस लेक्चर्स प्लस 20 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। एनरोल करें जल्दी से, राइट, ठीक है। देन आप रेडी हो जाएं अपनी प्रिपरेशन के लिए। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लाई गई हैं डिफरेंट, चाहे वो 11th में पढ़ रहा हो बच्चा, चाहे 12th में, चाहे ड्रॉपर हो, सभी का ध्यान रखा है अनअकैडमी ने, राइट। तो देखें कितने कितने अमाउंट में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। ये 11th क्लास के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप 12th के लिए, इधर आप ड्रॉपर हैं तो यहाँ पे आप ड्रॉपर हैं तो इतने अमाउंट पे आप ले सकते हैं। एनरोल करें जल्दी से, ये जो भी आपका डिस्काउंट है ये मिल रहा है, इसको अवेल करिए। यहाँ पे आपके डिफरेंट बैचेस भी रन किए जा रहे हैं, तो ये भी आप कोर्सेज ले सकते हैं सिर्फ इतने अमाउंट पे। तो 50% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी दे रहा है सिर्फ फेस्टिव सीजन में। एक ये लिमिटेड अमाउंट के लिए ये ऑफर अवेलेबल है, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए अपने नीट यूजी कोर्सेज के लिए, राइट। तो हम पढ़ रहे थे अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज ऑक्सिन। तो हम पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सिन है वो फर्स्ट आइसोलेट हुआ ह्यूमन यूरिन से। जो टर्म थी ऑक्सिन
वो अप्लाइड थी हमारी इंडोल 3 एसिटिक एसिड में के लिए, अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड जो कि आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे थे। इसमें सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर भी देखे जाते हैं जो कि कहलाते हैं आपके नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये है सिंथेटिक ऑक्सिन्स आपके। ये हेल्प करते हैं इनिशिएशन ऑफ रूटिंग इन स्टेम कटिंग, an application widely used for plant propagation. Auxin promote flowerings in plant pineapples. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote abscission of older mature leaves and fruits. तो ऑक्सिन का आपने देख लिया, मैंने बता ही दिया आपको, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, राइट। तो और उसके सिंथेटिक भी जो रेगुलेटर हैं वो देखे हमने कि उनका नाम क्या था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और आपका नेप्थलीन एसिटिक एसिड। जो हमारा ऑक्सिन था वो आपका इनिशिएट करता है रूटिंग स्टेम कटिंग में, और उसकी एप्लीकेशन भी है बहुत ज्यादा कि वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग, कहाँ पे, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा होता है, और वो प्रिवेंट करता है किसका, फ्रूट का, और जो हमारी लीव है अगर वो अर्ली ड्रॉप कर रही हैं तो उसको भी वो रोकता है और एब्सेशन करा रहा होता है ओल्डर लीव्स का, राइट। आगे देखते हैं आपका, इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड inhibits growth of lateral auxiliary bud. The phenomena is called apical dominance. Removal of shoot tips, decapitation usually results in growth of lateral buds. It is widely applied in the tea plantation and hedge making. Can you have explain why? देखो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा होता है क्या, हमारा ऑक्सिन। जैसे आप देखेंगे, अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ मैं, रुको। जैसे ये आपका प्लांट हो गया, इधर इस तरीके से उसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, यहाँ पे आपका एपिकल बड है। अगर ये ही ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, होता जाएगा आपका, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है कौन, आपका ऑक्सिन, तो आपकी ब्रांचेस ही नहीं आएंगी प्लांट में। ब्रांचेस नहीं आएगी तो घना हो जाए, घना भी नहीं हो पाएगा प्लांट। तो जो टी प्लांटेशन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे इसको कट कर दिया जाता है, तो यही कहलाता है आपका क्या, डीकैपिटेशन। यहाँ पे एपिकल बड को हटा दिया जाता है ताकि ब्रांचेस डेवलप हो सके आपके प्लांट में और आपकी पत्तियां बहुत सारी आ सके डिफरेंट ब्रांच पर, ताकि आप टी लीव्स, जो आपका टी प्लांटेशन में हम पत्तियां ही तो लेते हैं, चाय पत्ती जो होती है हमारी, तो इसीलिए वहां पे डीकैपिटेशन की हेल्प से आपकी ग्रोथ कराई जाती है लेटरल। बट लेटरल ग्रोथ यहाँ पे ऑक्सिन नहीं करा रहा होता, वो क्या कर रहा होता है, वो प्रमोट करता है किसको, एपिकल डोमिनेंस को। यही बताया गया है आपके लास्ट पैराग्राफ में। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है हमारा। ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज, यानी कि सीडलेस, अगर आपको सीडलेस अगर आपको टोमेटोज बनाने हैं तो उसमें भी ऑक्सिन हेल्प कर रहा होता है आपकी। दे वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज होता है। 2,4-D वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडनस वीड्स, डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट, यानी कि ये वीड की तरह भी यूज हो रहा होता है। जो कि सिंथेटिक हमारा ऑक्सिन था, क्या था, 2,4-डाइक्लोरो, हमारा जो ऑक्सिन था एसिटिक एसिड, उसको हम किल कर रहे होते हैं डाइकोटिलेडनस वीड के लिए, जो कि मैच्योर मोनोकॉट को नहीं हैम्पर कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, ये जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर रहा होता है और सेल डिवीजन में भी। बट लेकिन मेजरली कौन यूज होता है हमारा सेल डिवीजन में, वो होता है हमारा साइटोकाइनिन। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स, अ प्लांट विद एपिकल बड इंटैक्ट, ये देखो अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ये इंटैक्ट रहेगा आपका एपिकल बड। द प्लांट विद एपिकल बड अगर रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग हो जा रही है। आप देखो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये ब्रांचिंग अच्छे से हो पा रही है, राइट। देखो, नोट दैट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स इनटू ब्रांचेस एंड आफ्टर डीकैपिटेशन, अगर यहाँ से हम आपका ऑक्सिलरी, यहाँ से अगर हम आपका एपिकल बड हटा देंगे तो आपकी ब्रांचिंग प्रॉपरली हो पाएगी, वही समझाया जा रहा है। अब जिब्रेलिन के बारे में पढ़ते हैं। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआरस, दे मोर देन
There are more than 100 gibberellin reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. तो जिब्रेलिन जो है वो भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, राइट। मोर देन 100 जिब्रेलिन हमने देखे हैं. They are denoted as GA1, GA2 and GA3 and so on. The gibberellic acid GA3 was one of the first gibberellic to be discovered and remains the most intensively studied form. तो GA3 होता है, ये सबसे ज्यादा देखा गया है जिब्रेलिक एसिड फॉर्म में. तो ये याद रखना, ऑल GAs आर एसिडिक. जो जिब्रेलिक एसिड नाम में ही एसिड है तो इनका नेचर एसिडिक होता है, राइट. They produce wide range of physiological responses in plants. Their ability to cause increase in length of axis is used to increase the length of grape stalks. तो ये लेंथ हेल्प करते हैं लेंथ बढ़ाने में. तो अगर आपको ग्रेप्स ज्यादा चाहिए, ज्यादा ग्रो कराने हैं, लेंथ बढ़ा दीजिए ब्रांचेस की, तो वो किसकी हेल्प से आप कर सकते हैं? आप जिब्रेलिन की हेल्प से ये कर सकते हैं, राइट. जिब्रेलिन cause fruit like apple to elongate and improve its shape. तो एप्पल की शेप इंप्रूव करनी हो, लेंथ इंप्रूव करनी हो, उसमें भी जिब्रेलिक एसिड हेल्प कर रहा होता है, राइट. दे आल्सो डिले सेनेसेंस को वो डिले कर रहे होते हैं, यानी कि डेथ अगर हो रही हो किसी भी प्लांट में उसको डिले कर रहे होते हैं. दस फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड. GA3 यूज्ड टू स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. तो मॉल्टिंग प्रोसेस में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं, राइट. ये भी आप एक इसका याद रखेंगे. शुगर कैन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम. स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम, thus increasing the yield by 20 टन्स पर एकड़. तो लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा होता है शुगर केन में, वही बताया गया है यहाँ पे. Spraying juvenile conifers with GAs hastens the maturity period, thus leading early seed production. Gibberellin also promote bolting, elongation just prior to flowering in beet, cabbage and many plant with rosette habit. अब इसका क्या मतलब हुआ कि बॉल्टिंग में भी हेल्प कर रहा होता है. रोजेट लीफ का क्या मतलब हुआ? आपने पत्ता गोभी देखी होगी, जो उसका अरेंजमेंट हो रहा होता है वो कैसा हो रहा होता है, देखो यहां से समझो. ये आपकी पत्ता गोभी है, तो ये रोजेट लीव स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लीव होती है. तो क्या करता है जिब्रेलिक एसिड? वो बॉल्टिंग करा देता है, यानी कि इंटरनोड का यहाँ पे साइज बढ़ा देता है, लेंथ बढ़ा देता है, ताकि वो थोड़ी लंबी लेंथ पे थोड़ा हाइट बढ़ जाती है, ताकि जो कैबेज है आपकी वो अच्छे से ग्रो हो सके. अगर उसकी लेंथ बढ़ी हुई नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि आपके इंसेक्ट लग जाएंगे. तो ये बोल्टिंग में हेल्प कर रहा होता है, इलोंगेशन करा देता है आपका. किसका? प्रायर टू फ्लावरिंग होने से पहले वो इंटरनोड का इलोंगेशन करा देता है, यही कहलाती है आपकी बोल्टिंग, जो कि जिनकी रोजेट लीव्स होती है उसमें पाया जाता है ये वाला कैरेक्टर जिब्रेलिन के थ्रू. जैसे कि आपका कैबिज हो गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैबिज में या बीट में ये सब देखा जाता है, राइट. तो समझे आप इसका मतलब बोल्टिंग, माल्टिंग, इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए तो वो क्या है? आपका जिब्रेलिक एसिड है, राइट. चलो अब आगे देखते हैं. Cytokinin have a specific effect on cytokinesis, whereas were discovered as kinetin, a modified form of adenine, a purine from the autoclaved herring sperm DNA. Kinetin does not occur naturally in plants. Search for natural substance with cytokinin-like activities led to isolation of zeatin from corn, caral and coconut milk. तो जो साइटोकाइनिन है वो आपका हेल्प कर रहा होता है किस में? सेल डिवीजन में. मैंने आपको बताया. तो ये नेचुरली नहीं मिल रहा था. अगर नेचुरली इसको आइसोलेट करना हुआ तो हमने कैसे आइसोलेट किया? हमने आइसोलेशन किया किसका? जियाटिन का, फॉर्म कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से. तब हम नेचुरल साइटोकाइनिन लेकर आए, राइट.
और सिंथेटिक जो हमारा साइटोकाइनिन होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिन, राइट। और नेचुरल को क्या कहते हैं, जियाटिन। दोनों ही हेल्प कर रहे होते हैं सेल डिवीजन में, राइट। Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activities has been identified. The natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur. For example, root apexes, developing shoot buds, young fruits. तो जहाँ पे सेल डिवीजन एक्टिवली हो रहा होता है वहां पे आपका साइटोकाइनिन पाया जा रहा होता है। तो बताया गया है, जैसे कि रूट एपिक्सिस में अगर आप देखें, आप डेवलपिंग शूट बर्ड में देखें या यंग फ्रूट में देखें, तो वहां पे आपका साइटोकाइनिन मिल रहा होता है, राइट। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। तो जो एपिकल डोमिनेंस हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी लेटरल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ब्रांचेस नहीं निकल पा रही थी, ज्यादा घना आपका पौधा नहीं बन पाता है, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है कौन, साइटोकाइनिन। ये एपिकल डोमिनेंस को रोक रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है एपिकल डोमिनेंस को, राइट। और हेल्प करता है कि न्यू लीव्स आए प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट बने, लेटरल शूट ग्रोथ कराए। ये लेटरल शूट ग्रोथ मतलब क्या हो जाता है कि आपकी ब्रांचिंग डेवलप हो, जिससे और ज्यादा घनी आपकी पत्तियां हो, ग्रोथ हो प्लांट में, राइट। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ सेनेसेंस। तो न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन हो सके प्लांट में, उसको भी ये हेल्प कर रहा होता है, राइट, ताकि आपके सेनेसेंस या डेथ प्लांट की डिले कर सके, राइट। अब पढ़ते हैं इथिलीन। इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट by tissue undergoing senescence, ripening of fruits. Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedling. तो आपका इथिलीन का क्या काम है, वो करा रहा होता है फ्रूट की राइपनिंग, राइट। फ्रूट को पकाने के काम आता है। और वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा रहा होता है किसकी, सीडलिंग्स की, राइट। स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। तो जो डाइकॉट सीडलिंग्स होते हैं उसमें एपिकल हुक का फॉर्मेशन भी ये करा रहा होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि जो एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग में कौन कराता है, इथिलीन कराता है। इथिलीन प्रमोट करता है सेनेसेंस, एब्सेसिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो इथिलीन प्रमोट कर रहा होता है किसका, सेनेसेंस और एब्सेशन प्लांट ऑर्गन्स का, लीव्स का और फ्लावर्स का। तो ये एक तरीके से एब्सेसिशन करा रहा है, यानी कि इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है कहीं कहीं जगहों पर, राइट। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, ये हमने पढ़ी लिया है। इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो जो ये फ्रूट को हम पका रहे हैं, राइपन कर रहे हैं, उससे ये इथिलीन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ा दे रहा है, किसका, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहा है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो यही इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं इसी फिनोमिना को। इथिलीन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो जो बड डोरमेंसी होती है और सीड डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक कर रहा होता है इथिलीन, ताकि अच्छे से आपका जर्मिनेशन हो सके किसका, पीनट सीड का, और स्प्राउटिंग हो सके पोटैटो ट्यूबर में। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। तो ये क्या करा रहा होता है, ये प्रमोट कर रहा होता है रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन, किस में, राइस प्लांट में, ये भी कर रहा होता है। इट हेल्प्स लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। ये हेल्प कर रहा होता है लीव के अपर पार्ट को, जो कि शूट में होता है, ताकि वो अबव वाटर रह सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके, राइट। इथिलीन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, ताकि एब्जॉर्प्शन आपका अच्छे से हो सके प्लांट के सरफेस से। इथिलीन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा होता है
इनिशिएट करता है फ्लावरिंग किस में, आपके पाइनएप्पल में। It also introduced flowering in mango. Ethylene regulates so many physiological process. It is one of the most widely used plant growth regulator in agriculture. The most widely used compound source of ethylene is इथेफोन। तो जो हम कंपाउंड मोस्ट वाइडली यूज करते हैं किसके लिए, इथिलीन के लिए या फिर अपने फ्रूट राइपनिंग के लिए, उसको हम इथेफोन बोलते हैं। इथेफोन इज द एक्वस सॉल्यूशन, is readily absorbed and transported within the plant, releases ethylene slowly। तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है इथेफोन, जिसको हम फ्रूट की राइपनिंग के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, राइट। इथेफोन इज द एक्वस सॉल्यूशन, इज रेडली absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly, जिससे आपके फ्रूट राइपन हो रहे होते हैं, राइट। Ithephone hastens fruit ripening in tomato, apples, accelerate abscission in flower, fruits, thinning of cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing the yield। ये प्रमोट कर रहा होता है फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, ताकि आपकी यील्ड इंक्रीज हो सके। बेसिकली ये आपका राइपनिंग में यूज हो रहा होता है ये वाला हार्मोन, तो याद रखेंगे। लास्ट हमारा आ जाता है क्या, एब्सिसिक एसिड। एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन dormancy, but like other PGRs, it also has other wide-ranging effect on plant growth development. It acts as general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits seed germination, stimulates closure of stomata, increase the tolerance of plant to various kind of stresses, therefore it is called stress hormone। अब कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये बेकार कंडीशन आ गई हमारी लाइफ में, तो वो कंडीशन भी आपके लिए अच्छी होती है ताकि आपके पेशेंस चेक हो सके कि आप कितनी और मेहनत करते हैं। तो एबीए भी क्या करता है, वो भी ऐसा ही टाइम पे एक्टिवेट होता है जब प्लांट में स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, इसीलिए भी ये कहलाता है क्या, आपका स्ट्रेस हार्मोन। तो वो क्या क्या करा रहा होता है, वो करा रहा होता है आपका सीड जर्मिनेशन, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और टॉलरेंस दे रहा होता है प्लांट को वेरियस स्ट्रेस कंडीशन में, इसलिए उसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, राइट। फिर एबीए प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन, डोरमेंसी। By inducing dormancy, ABA helps seeds to withstand desiccation, other factor unfavorable for growth. In most situation, ABA act as antagonist to GAs। तो देखो, तो एंटागोनिस्ट मतलब क्या हो गया, अपोजिट। तो जिब्रेलिक एसिड जो है उसके अपोजिट हमारा GA एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ये सीड जर्मिनेशन को रोक रहा होता है, तब रोक रहा होता है जब आपकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। आपका जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन करा रहा था, तो ये उसका अपोजिट हो गया, ये रोक रहा है सीड जर्मिनेशन को। क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने से क्यों रोक रहा है, क्योंकि अगर कंडीशन ही अच्छी नहीं होंगी तो कैसे सीड ग्रो हो पाएगा, वो बीच में बेकार हो जाएगा, इसलिए वो रोक देता है। तो कई बार आपको लग रहा होता है कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, तो वो सिचुएशन आपके लिए ही होती है। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में भी परेशान होके पढ़ेंगे आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन जब चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आपकी पढ़ाई में मन और अच्छे से लगता है। तो इसी तरीके से एबीए वर्क करता है, तब एक्टिवेट होता है जब प्लांट में स्ट्रेस कंडीशन आ जाती हैं, राइट। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or more other plant growth regulator has some role to play. Such roles could be complementary, antagonist, these could be individualistic or synergistic। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हमने इतने सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़े उसमें एक से ज्यादा मोर देन वन सेम फंक्शन भी शो कर सकते हैं, ऑपोजिट मीन्स एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं। तो वही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये वाला फंक्शन शो कर रहा है तो दूसरा नहीं शो कर सकता, वो अपोजिट भी शो कर सकता है, वो सेम भी शो कर सकता है। Similarly, there are number of events in the life of plant where more than one PGR interact to affect the event dormancy
words abscission, senescence and apical dominance. Remember, the role of PGRs is the only one kind of intrinsic control. Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature, light, control plant growth development via PGRs. Some of such events: vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movements, etc. We shall discuss briefly role of light and temperature on the initiation of flowering, right? तो हमने देखा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे ये तो इंटरनली अफेक्ट कर रहे थे, जो हमारे डिफरेंट जो अदर प्रोसेसेस होते हैं जैसे लाइट का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, राइट, जो भी सारी चीजें होती हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं फ्लावरिंग में, प्लांट के मूवमेंट में, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारे जो भी रोल्स हैं आपके डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या इनिबिटर के आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी हमने देखे कि प्लांट की ग्रोथ को कैसे वो हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे इनिबिशन हो रहा है, कहाँ पे आपका प्रमोशन हो रहा है ग्रोथ का, वो सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। हमने सबसे पहले ग्रोथ को समझा, ग्रोथ के फेजेस देखे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन समझा, रेट समझे कि ज्योमेट्रिक रेट क्या होता है ग्रोथ का, राइट, अर्थमेटिक रेट क्या होता है। फिर हमने एक्सपेरिमेंटेशन देखा कोलियोप्टाइल टिप वाला कि FW वेंट ने कैसे आइसोलेट किया था ऑक्सिन को। फिर हमने सारे ग्रोथ रेगुलेटर देखे, चाहे वो ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, आपका इथिलीन हो, राइट, चाहे एब्सिसिक एसिड हो, उनकी सारे फिजियोलॉजिकल हमने फंक्शन देखे कि कैसे वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं या इनिबिशन करा रहे हैं सर्टेन कंडीशन में। तो होप आपको ये सारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आया होगा, राइट। इसको रिवाइज करें, बार बार देखें लेक्चर को ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझ में आए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू।